सोचिए, आप अपनी फैमिली के साथ कैरेबियन सागर के बीचों बीच एक खूबसूरत याट पर छुट्टियां मना रहे हों। चारों तरफ दूर दूर तक फैला नीला पानी, चेहरे को छूती हल्की हवा और सब कुछ एकदम सुकून भरा। पर तभी अचानक एक पल में ये सारी शांति गायब हो गई। कहानी शुरू हुई समुद्र के बीच मौजूद इस छोटी सी फैमिली से। पिता टॉम, माँ जूलिया, बेटी कैसी और उनका छोटा बेटा बेन। आज बेन का बर्थडे था और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये सब यहाँ आए थे। सब अपनी ही धुन में खुश थे। टॉम और बेन फिशिंग करने में बिजी हो गए, वहीं कैसी ने हेडफोन्स लगाए और म्यूजिक सुनते हुए धूप का मजा लेने लगी। इसी बीच जूलिया का मन हुआ और वो अकेले ही स्विमिंग के लिए पानी में उतर गई। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगा। जूलिया सुकून से पानी की सतह पर तैर रही थी, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे पानी के नीचे कोई बहुत बड़ी चीज हलचल कर रही हो। उसने घबराकर इधर उधर देखा, पर दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आया। जूलिया ने खुद को समझाया कि शायद ये उसका वहम होगा, पर कुछ ही सेकंड्स बीते थे कि उसे फिर वही एहसास हुआ, और इस बार ये फीलिंग पहले से कहीं ज्यादा डरावनी थी। पानी ऊपर से बिल्कुल शांत दिख रहा था, लेकिन जूलिया का डर अब बढ़ने लगा। उसे खतरा महसूस हुआ और उसने तुरंत याट की तरफ तैरना शुरू किया। लेकिन इससे पहले कि वो नाव तक पहुंच पाती, अचानक किसी अनजानी ताकत ने उसका पैर पकड़ा और उसे पानी के नीचे खींचने लगा। जूलिया बुरी तरह पैनिक हो गई। वो अपनी पूरी जान लगाकर मदद के लिए चिल्लाई, पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच पा रही थी। वहां याट पर कैसी ने हेडफोन्स लगा रखे थे, जिसकी वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वहीं टॉम और बेन फिशिंग में इतने खोए थे कि उन्हें ये तक नहीं पता चला कि जूलिया कब पानी में उतरी। जूलिया खुद को ऊपर रखने की नाकाम कोशिश करने लगी, पर धीरे धीरे उसके मुंह में पानी भरने लगा और चीखना नामुमकिन हो गया। महज कुछ ही पलों में वो याट से काफी दूर निकल आई। अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि समुद्र का पानी एक अजीब तरीके से पीछे की तरफ खींच रहा है, जैसे गहराई में कोई बहुत ही विशाल चीज हिल रही हो। यहाँ तक कि याट पर रखे सामान भी अपनी जगह से हिलने लगे और उनका डायरेक्शन बदलने लगा। जूलिया धीरे धीरे और दूर होती जा रही थी। तभी किस्मत ने साथ दिया और टॉम को जूलिया की एक धुंधली सी आवाज सुनाई दी। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा और जूलिया को लहरों के बीच जिंदगी के लिए संघर्ष करते पहचान लिया। बिना एक पल की देरी किए टॉम ने बच्चों को आवाज लगाई, उन्हें याट जूलिया की तरफ ले जाने को कहा और खुद पानी में छलांग लगा दी। टॉम पूरी ताकत से तैरते हुए जूलिया तक पहुंचा। उसने डूबती हुई जूलिया को संभाला और फिर दोनों मिलकर तेजी से अपनी याट की तरफ बढ़ने लगे। दूसरी तरफ छोटा बेन फुर्ती दिखाते हुए याट का इंजन स्टार्ट कर देता है और उसे धीरे धीरे जूलिया और टॉम के करीब ले आता है। जैसे ही नाव पास पहुंची, बेन और कैसी ने मिलकर पूरी ताकत लगाई और दोनों को खींचकर ऊपर डेक पर ले आए। जूलिया की जान तो बच गई थी, लेकिन समंदर का मिजाज अभी भी कुछ बदला बदला सा लग रहा था। पूरी फैमिली जूलिया को घेर कर बैठ गई, उसे संभालने लगी। वो अभी भी बुरी तरह सहमी हुई थी, पर मन ही मन खुद को ये कहकर तसल्ली देने लगी कि शायद ये सब ऊंची लहरों की वजह से हुआ होगा। टॉम ने माहौल की गंभीरता को समझते हुए साफ लफ्जों में सबको वार्निंग दे दी कि अब से कोई भी बिना बताए पानी में कदम नहीं रखेगा। कैसी को भी अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। उसे लगा कि उसके हेडफोन्स की वजह से ही उसे माँ की चीखें सुनाई नहीं दी। खैर, सबने एक दूसरे को संभाला और बिगड़े हुए माहौल को ठीक करने के लिए बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी शुरू कर दी। रात हुई, केक कटा और याट पर थोड़ी हंसी मजाक की रौनक वापस लौटी, लेकिन उस अंधेरे समंदर की खामोशी में एक अजीब सी बेचैनी अभी भी महसूस हो रही थी। तभी कैसी के लैपटॉप पर उसके बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आया। वो बातें करने के लिए लैपटॉप लेकर डेक के बाहर चली गई। स्क्रीन पर उसे शहर का नजारा दिखा, जहां आसमान में डरावने काले बादल छाए हुए थे। उसका बॉयफ्रेंड काफी डरा हुआ था और उसने वार्निंग दी कि न्यूज में कुछ बहुत ही अजीब और खतरनाक होने की खबरें चल रही हैं। कैसी के देखते ही देखते वीडियो के बैकग्राउंड में एक भयानक तूफान उठता हुआ नजर आया। वो कुछ और पूछती, उससे पहले ही स्क्रीन फ्रीज हो गई और कनेक्शन पूरी तरह कट गया। कैसी घबराकर अंदर भागी और घर वालों को यह सारी बात बताई। टॉम ने उसे शांत करते हुए कहा कि शायद हम जमीन से बहुत दूर हैं, इसलिए सिग्नल चले गए होंगे। लेकिन तभी अचानक बाहर से एक बहुत ही अजीब और भारी आवाज सुनाई दी। सब भागते हुए डेक पर आए और जो देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। व्हेल्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप उनकी याट के बिल्कुल बगल से तेजी से गुजर रहा था, जैसे वो किसी चीज से जान बचाकर भाग रही हो। टॉम ये देखकर सबको समझाने लगा कि व्हेल्स हमेशा धरती के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से चलती हैं, लेकिन जब कुदरत में कोई बहुत बड़ी हलचल होती है तो ये अपना रास्ता भटक जाती है। अभी वो ये बात कर ही रहा था कि तभी उनकी याट को एक जोरदार झटका लगा और बेन नीचे गिर पड़ा। टॉम को शक हुआ कि याट के निचले हिस्से में कुछ टकराया है। वो बिना देर किए पानी में गोता लगा गया ताकि नीचे का नुकसान चेक कर सके। कुछ देर बाद जब वो पानी से बाहर आया तो उसके कंधे पर एक गहरा जख्म था। जूलिया ने तुरंत उसे संभाला और टांके लगाने शुरू किए। टॉम ने कांपती आवाज में बताया कि पानी के अंदर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ठीक पीछे कोई बहुत ही विशाल चीज घूम रही थी। याट के नीचे एक बड़ा डेंट पड़ चुका था और सबसे बुरी बात यह थी कि उनका इंजन अब पूरी तरह खराब हो गया। अब ये लोग समंदर के बीचों बीच फंस चुके थे। जूलिया बार बार रेडियो पर मदद मांगने की कोशिश करने लगी और कैसी अपने फोन में सिग्नल ढूंढने लगी, पर सब बेकार था। कम्युनिकेशन का हर जरिया बंद हो चुका था। तभी अचानक कैसी किसी साये को देखकर जोर से चीख पड़ी। सब डर गए, पर अगले ही पल पता चला कि वो तो बस बेन था, जो मास्क पहनकर प्रैंक कर रहा था। माहौल थोड़ा हल्का हुआ ही था कि रेडियो से एक टूटी फूटी आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन सिग्नल इतने खराब थे कि कुछ भी साफ समझ नहीं आ रहा था।
तभी रडार पर कुछ अजीब सी चीज डिटेक्ट हुई और कानों को चुभने वाली एक तेज आवाज गूंजने लगी। पूरी फैमिली भागकर डेक पर आई और जो नजारा उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। आसमान से आग के गोले नीचे गिर रहे थे। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद ये टूटते हुए तारे यानी मीटियर्स हैं, लेकिन जहां जहां वो गिर रहे थे वहां भयानक धमाके हो रहे थे। एक गोला तो उनकी नाव के बिल्कुल करीब पानी में गिरा। टॉम ने पागलों की तरह इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन शुरू तो हुआ, पर तभी एक और जोरदार धमाके से पूरी याट हिल गई। सबने डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। उसी पल टॉम को असलियत समझ आई। ये पत्थर नहीं बल्कि आसमान से गिरते हुए सैटेलाइट्स थे, और अगर सैटेलाइट्स गिर रहे थे तो इसका मतलब था कि दुनिया में कुछ बहुत ही खौफनाक हो चुका है। तभी बेन की नजर पीछे गई और उसने देखा कि यार्ड से गहरा काला धुआं निकल रहा था। टॉम भागकर इंजन चेक करने पहुंचा और उसे तुरंत समझ आ गया कि अब ये ठीक नहीं होने वाला। इंजन पूरी तरह दम तोड़ चुका था। इसी बीच बाहर हवाओं ने अचानक जोर पकड़ लिया, जिसे देख पूरी फैमिली डर के मारे अंदर केबिन में छुप गई। किसी का भी ध्यान उस तरफ नहीं गया जहां कंपास की सुई पागलों की तरह घूम रही थी, जैसे कि धरती की दिशा ही बदल गई हो। याट अब पहले से कहीं ज्यादा जोर जोर से हिचकोले खाने लगी। इसी उथल पुथल में बेन फिर से नीचे गिरा और इस बार उसे काफी चोट भी आई। बाहर लहरें किसी पहाड़ की तरह याट से टकरा रही थीं। टॉम ने खुद को संभालते हुए लाइफ जैकेट्स निकाली और सबको पहनने के लिए दी। तभी अचानक एक झटके के साथ पूरी याट की पावर चली गई और केबिन में गहरा अंधेरा छा गया। टॉम ने फुर्ती दिखाई और पावर बॉक्स का बटन दबाया, जिससे लाइट्स तो वापस आ गईं, लेकिन सामने का नजारा देख सबकी रूह कांप गई। बेन ने देखा कि जूलिया की नाक से खून बहने लगा और उसे चक्कर आने लगे। उधर कैसी की तबीयत भी बिगड़ गई और वो भागकर सिंक तक पहुंची और उसे उल्टियां होने लगीं। टॉम पागलों की तरह रेडियो पर सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर वहां सिर्फ सन्नाटा था। तभी अचानक एक ऐसी कान फाड़ने वाली आवाज गूंजी कि सबने अपने कान बंद कर लिए। हवा अब इतनी तेज हो चुकी थी कि खिड़कियां और दरवाजे टूटने लगे। जूलिया ने दरवाजे बंद करने की कोशिश की, पर हवा के दबाव से एक हैच खुल गया और सब कुछ तहस नहस होने लगा। टॉम ने घबराकर एक फ्लेयर जलाया, पर अगले ही पल फिर से अंधेरा छा गया। एक बहुत ही भयानक झटका लगा और पूरी फैमिली एक साथ बेहोश हो गई। जब काफी देर बाद उन्हें होश आया तो वे सब अभी भी जिंदा थे। शरीर पर चोटें तो थीं और याट में भी जगह जगह छेद हो चुके थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं आ रही थी। सब जैसे तैसे उठकर और एक दूसरे को संभालकर बाहर डेक पर आए, लेकिन बाहर जो नजारा था वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना था। समुद्र अपनी जगह से गायब हो चुका था। जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ जमीन ही जमीन थी और उनकी याट अब रेत पर अटकी पड़ी थी। चारों तरफ मरी हुई मछलियां, गहरे गड्ढे और समुद्र के अंदर के पहाड़ नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। जहां कल तक नीला पानी लहरा रहा था, आज वहां सिर्फ सूखी और बंजर धरती फैली थी। कैसी ने अपना फोन चेक किया, पर नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। बेन पास पड़े मरे हुए केकड़ों को देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। टॉम ने अपना कंपास निकाला और देखा कि उसकी मैग्नेटिक सुई पूरी तरह उल्टी हो चुकी थी। टॉम ने कंपास की तरफ देखा और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की पोजीशन पूरी तरह बदल चुकी थी। इसी मैग्नेटिक शिफ्ट की वजह से समंदर का सारा पानी दूसरी तरफ चला गया। टॉम ने भारी आवाज में सबको समझाया कि जहां पहले सूखी जमीन थी और लोग रहते थे, वहां अब गहरा समंदर होगा, यानी वहां रहने वाले लोगों का बच पाना नामुमकिन था। ये सुनते ही कैसी पूरी तरह टूट गई। उसे यकीन हो गया कि उसका बॉयफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो चीखती चिल्लाती हुई कैबिन के अंदर गई और खुद को बंद कर लिया। अब पूरी फैमिली को समझ आने लगा कि ये कोई मामूली तूफान नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। जूलिया ने कैसी को संभालने की कोशिश की, पर उसने अपनी माँ को खुद से दूर कर दिया और अकेले एक कोने में जाकर छुप गई। इसी बीच जूलिया और टॉम बची हुई सप्लाई चेक करने लगे। उनके पास खाने पीने का सामान बहुत कम बचा था। छोटे बेन ने अपने बर्थडे वाले बैलून को एक पत्थर से बांधा और उसे हवा में छोड़ दिया। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई सर्वाइवर उस गुब्बारे को देखकर उनकी मदद के लिए आ जाए। तभी अचानक सन्नाटे को चीरते हुए रेडियो से एक आवाज आई। टॉम ने जैसे ही सिग्नल पकड़ा, दूसरी तरफ से एक आदमी बोला। उसका नाम नाव था और वो एक सबमरीन का कैप्टन था। उसकी सबमरीन भी उनकी याट की तरह ही सूखी जमीन पर फंसी हुई थी। उसने इस तबाही को कंफर्म किया कि धरती के मैग्नेटिक पोल्स उल्टे हो गए हैं, जिससे समंदर पीछे हट गया और सारी जमीन डूब गई। लेकिन सबसे डराने वाली बात उसने अब बताई। कैप्टन ने वार्निंग दी कि ये पोल्स दोबारा अपनी जगह पर लौटेंगे। करीब एक हफ्ते के अंदर समंदर का सारा पानी वापस अपनी जगह पर आएगा और जब वो लौटेगा तो उसकी लहरें मौत बनकर आएंगी। उसने साफ कहा कि जितनी जल्दी हो सके किसी ऊंची जगह पर पहुंच जाओ, वरना कोई नहीं बचेगा। कैप्टन ने यह भी बताया कि एक क्रैश में उसका पार्टनर मारा गया और उसकी सबमरीन में अब सिर्फ 3 लोगों की ही जगह बची है। टॉम और जूलिया ने एक दूसरे की तरफ देखा और कैप्टन से गुजारिश की कि वो किसी तरह उनके बच्चों को बचा ले। टॉम ने कैप्टन के दिए हुए कोऑर्डिनेट्स चेक किए। वहां तक पहुंचने में कम से कम 2 से 3 दिन का रास्ता था। उस रात टॉम ने सबको आराम करने को कहा ताकि अगली सुबह वे इस सफर पर निकल सकें। अगली सुबह जब पूरी फैमिली अपना सामान पैक कर रही थी, तभी टॉम की नजर दूर एक हलचल पर पड़ी। वहां एक लंगड़ा आदमी हाथ में हारपून लिए खड़ा था और उसके साथ एक कुत्ता था जो लगातार उनकी तरफ देखकर भौंक रहा था। टॉम उसे घायल समझकर मदद करने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी बोतल निकाली और उसे पानी देने लगा। वो अजनबी आदमी किसी अजीब सी भाषा में कुछ बुदबुदा रहा था जो टॉम को बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने पानी पिया, अगले ही पल उसने वही बोतल टॉम के सिर पर दे मारी और उसके चेहरे पर एक जोरदार किक जड़ दी।
पल भर में सारा मंजर बदल गया। टॉम जिसे लाचार समझकर बचाने गया था, वो असल में साक्षात मौत बनकर आया था। जूलिया ये सब देखकर डर के मारे चीखी और टॉम की तरफ भागी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दरिंदे ने बिना रहम किए टॉम के पेट में अपना हार्पून उतार दिया। टॉम कुछ सेकंड्स तक तड़पा और फिर उस आदमी ने बेरहमी से उसकी गर्दन काट दी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अब वो कातिल जूलिया की तरफ मुड़ा और अपना हार्पून उसकी ओर फेंका, जो सीधा उसके कंधे में जा धंसा। दर्द से जूलिया की जान निकल रही थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और भागकर यार्ड के अंदर घुस गई। उसने तुरंत बच्चों को केबिन के अंदर छुपाया और दरवाजा लॉक कर दिया। कैसी और बेन सोफे के पीछे दुबक गए। जूलिया ने कांपते हाथों से कैसी को एक फ्लेयर गन थमाई और खुद एक चाकू लेकर बाथरूम में जा छुपी। तभी दरवाजे पर जोरदार धक्के पड़ने लगे। कुछ ही पलों में वो आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजर सबसे पहले खाने पर पड़ी और वो किसी भूखे जंगली जानवर की तरह खाने पर टूट पड़ा। पेट भरने के बाद उसने पूरे यार्ड की तलाशी शुरू की। आखिर में वो बाथरूम की तरफ बढ़ा, पर जूलिया एक छोटे से सुराख के रास्ते बाहर निकल चुकी थी। उस आदमी को लगा कि जूलिया भाग गई है, लेकिन तभी उसके कुत्ते ने जूलिया को देख लिया और जोर जोर से भौंकने लगा। कुत्ता जूलिया पर झपटा और अपनी जान बचाने के लिए जूलिया को उसे चाकू से मारना पड़ा। अपने कुत्ते की चीख सुनकर वो आदमी पागलों की तरह बाहर भागा। मरे हुए कुत्ते को देखकर उसका दिमाग घूम गया और वो गुस्से में अंधा हो गया। इसी बीच जूलिया ने यार्ड के दूसरी तरफ से चढ़ाकर एक टूटी हुई खिड़की के रास्ते अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन वो दरिंदा पहले ही वहां पहुंच गया। उसने जूलिया को पकड़ा और उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच जड़ दिया। जूलिया नीचे गिर पड़ी और फर्नीचर पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश करने लगी, पर उस आदमी ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। उसने जूलिया की कलाई को अपने पैर से कुचल दिया ताकि चाकू हाथ से छूट जाए। फिर उसके बाल पकड़कर उसका सिर जमीन पर दे मारा और सोफे पर पटक कर उसका गला दबाने लगा। जूलिया का दम घुट रहा था। केबिन में छिपे बच्चे ये खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे। तभी कैसी ने सारी हिम्मत जुटाई और सोफे के पीछे से निकलकर फ्लेयर गन चला दी। आग का वो गोला सीधा उस आदमी के सीने पर जाकर लगा। फ्लेयर सीधा उस आदमी के सीने पर जा लगा और देखते ही देखते उसके कपड़ों ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग पूरे यार्ड में फैलने लगी। बच्चों को भागने का मौका मिल गया और वे तेजी से बाहर की तरफ लपके। इधर जूलिया ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसने पीछे मुड़कर उस जलते हुए आदमी को एक जोरदार किक मारी और उसे नीचे गिरा दिया। उसने फौरन मैप और जरूरी सामान वाला बैग उठाया और बच्चों के पीछे भाग निकली। बाहर निकलते ही बेन और कैसी अपने पिता की बेजान बॉडी को देखकर वहीं गिर पड़े। तीनों फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने आखिरी बार टॉम को गले लगाया, पर खतरा अभी टला नहीं था। वो जलता हुआ आदमी किसी साए की तरह यार्ड से बाहर निकल आया। फैमिली को दोबारा अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। अभी वे कुछ ही दूर पहुंचे थे कि तभी पीछे एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और जलती हुई यार्ड के परखच्चे उड़ गए। थोड़ी दूर जाकर वे एक सुरक्षित जगह पर रुके। छोटा बेन खुद को कोसने लगा। उसे लगा कि शायद उसके उड़ाए हुए बैलून को देखकर ही वो कातिल उन तक पहुंचा था। जूलिया ने उसे गले लगाया और समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, पर तभी जूलिया की नजर दूर पड़ी। वो किलर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और उनका पीछा कर रहा था। तीनों फिर से भागने लगे। रास्ते में एक सूखा तालाब आया, जहां बेन एक मरी हुई विशाल शार्क को देखकर ठिठक गया। चारों तरफ समुद्र के नीचे रहने वाले मरे हुए जानवर और जमा हुआ प्लास्टिक कचरा फैला था। ये दुनिया अब बिल्कुल भी वैसी नहीं लग रही थी जैसी कल तक थी। भागते भागते वे एक ऐसे इलाके में पहुंच गए जहां का पानी पूरी तरह जहरीला हो चुका था। उनकी मजबूरी थी कि उन्हें उसी जहरीली जमीन को पार करके आगे निकलना था। उस तपती और जहरीली जमीन पर चलते चलते सबकी हालत खराब होने लगी। जूलिया ने नोटिस किया कि प्यास की वजह से बेन की हालत बिगड़ रही है। उसने जैसे ही बैग से पानी की बोतल निकाली, उसके होश उड़ गए। बोतल में पानी लगभग खत्म हो चुका था। कैसी को एहसास हुआ कि शायद उसने जल्दबाजी में ढक्कन ठीक से बंद नहीं किया था। जूलिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो कैसी पर चिल्लाने लगी। कैसी पहले ही अंदर से टूट चुकी थी। वो रोते हुए कहने लगी कि शायद अब हम नहीं बच पाएंगे। दोनों के बीच काफी बहस हुई, पर मौत के डर ने उन्हें रुकने नहीं दिया। वे बस चलते रहे। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन दिखाई दिया। पहले तो सब डर गए, पर अंदर जाकर देखा तो वहां सिर्फ कुछ परिंदे थे। उन्होंने तय किया कि आज की रात इसी प्लेन के अंदर बिताएंगे। सबने थोड़ा बहुत जो बचा हुआ स्नैक्स था वो शेयर किया। इसी दौरान जूलिया को टॉम की जैकेट की जेब में एक फैमिली फोटो मिली। उसे देखते ही जूलिया की आंखों से आंसू छलक आए। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए कैसी ने धीरे से पूछा कि मॉम, आपकी और डैड की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई थी। जूलिया के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आई। उसने बताया कि टॉम कभी उसका पेशेंट हुआ करता था और एक दिन वो हाथ में फूल और एक छोटी सी कविता लेकर आया और अपने प्यार का इजहार कर दिया। उस वीरान प्लेन में टॉम की यादें ही अब उनका एकमात्र सहारा थीं। उस रात प्लेन के अंदर अंधेरे में बैठे हुए उन तीनों को ये एहसास हो गया कि उनकी पुरानी दुनिया अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। अब उनके सामने सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह जिंदा रहना। रात काफी गहरी हो गई थी। कैसी शायद ताजी हवा के लिए प्लेन से थोड़ा बाहर निकली, लेकिन तभी अंधेरे को चीरते हुए वही डरावना आदमी फिर से सामने आ गया। उसने पीछे से कैसी को दबोचने की कोशिश की। तभी जूलिया बिजली की तरह पीछे से उस पर टूट पड़ी। इस बार उसकी आंखों में खौफ नहीं, बल्कि अपने बच्चों को बचाने का जुनून और गुस्सा था। उसने पागलों की तरह चाकू से उस आदमी पर तब तक वार किए जब तक उसकी हरकतें पूरी तरह बंद नहीं हो गईं। कैसी बुरी तरह कांप रही थी। उसने अपनी मां को गले लगाया और जूलिया धीरे धीरे शांत हुई। लगा कि शायद अब मुसीबत टल गई है, लेकिन अगली सुबह जो नजारा उनके सामने था वो और भी ज्यादा खौफनाक निकला।
उस आदमी की लाश पर अजीब से कीड़े रेंग रहे थे और उसके शरीर पर ऐसे गहरे निशान थे जैसे किसी चीज ने उसे अंदर से खाया हो। जैसे ही वे लाश के करीब पहुंचे, उसके मुंह से छोटे छोटे केकड़े, क्रैब्स बाहर निकलने लगे। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि इस नई दुनिया में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि छोटे जीव भी जानलेवा बन चुके हैं। कुछ घंटों के सफर के बाद जूलिया और कैसी मैप देखकर रास्ता ढूंढने लगी। इसी बीच बेन थोड़ा आगे निकल गया। उसे एक तालाब दिखा और प्यास के मारे वो बिना कुछ सोचे पानी पीने के लिए नीचे झुक गया। जूलिया की नजर उस पर पड़ी और वो जोर से चिल्लाई। उसने भागकर बेन को पीछे खींचा और समझाया कि ये अनजान पानी जहरीला भी हो सकता है। धूप अब सिर चढ़ने लगी थी, जिससे बचने के लिए उन्होंने अपने सिर को कपड़ों से ढक लिया। बेन की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी और उसे चक्कर आने लगे। तभी उन्हें वहां कुछ पुरानी टूटी हुई कुर्सियां पड़ी मिलीं, जिनका इस्तेमाल करके जूलिया ने रहने के लिए एक छोटा सा ठिकाना बनाया। उसने बेन को इंजेक्शन दिया और तय किया कि अब वे रात यहीं गुजारेंगे। अगली सुबह जूलिया की नींद एक अजीब सी सरसराहट से खुली। उसने बाहर झांक कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। दूर से केकड़ों का एक बहुत बड़ा और विशाल झुंड उनकी तरफ ही बढ़ा चला आ रहा था। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया, फौरन बच्चों को उठाया और तीनों अपनी जान बचाकर फिर से भागने लगे। भागते भागते उनकी नजर एक बहुत बड़े कार्गो शिप पर पड़ी जो रेत के बीच फंसा हुआ था। वहां शिप के 3 क्रू मेंबर्स अभी भी जिंदा थे। उनमें से एक महिला तो मदद करना चाहती थी, पर बाकी के 2 आदमियों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने बेरहमी से कंटेनर का दरवाजा बंद किया और पूरी फैमिली को उन खूंखार केकड़ों के बीच बाहर ही छोड़ दिया। केकड़े अब बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। जूलिया ने फुर्ती दिखाई और बच्चों को खींचकर कंटेनर के ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही वो खुद ऊपर चढ़ने लगी, एक बड़े से केकड़े ने उसके पैर को बुरी तरह दबोच लिया। बच्चों ने अपनी पूरी जान लगाकर जूलिया को ऊपर खींच लिया, पर उसका घाव काफी गहरा था। तभी कंटेनर के अंदर से गोलियों के चलने की आवाजें आने लगीं। क्रू मेंबर्स ने उन जीवों पर फायरिंग शुरू कर दी थी, पर केकड़ों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि गोलियां भी कम पड़ गईं। कुछ ही पलों में चीख पुकार मची और सब कुछ शांत हो गया। उधर जूलिया ने अपने स्कार्फ से पैर का जख्म बांधा और दर्द के मारे वहीं बेहोश हो गई। जब जूलिया की आंख खुली तो चारों तरफ धूल का एक भयानक बवंडर चल रहा था। सैंडस्टॉर्म इतना तेज था कि कुछ पल के लिए उसे बच्चे नजर नहीं आए। वो बुरी तरह पैनिक हो गई। उसने पास पड़ी एक लाश से हथियार उठाया और पागलों की तरह बच्चों को पुकारने लगी। तभी कैसी धुंध के बीच से वापस लौटी। उसने बताया कि वे दोनों मदद ढूंढने गए थे। बेन को पास ही एक खुला कंटेनर मिल गया था जहां तूफान थमने तक वे महफूज रह सकते थे। जूलिया ने हिम्मत जुटाई और टॉम का लाइटर निकालकर अपने जख्म को सीधे आग से जलाकर बंद किया। दर्द इतना ज्यादा था कि जान निकल जाए, पर बच्चों के सामने उसने एक आह तक नहीं भरी। तूफान शांत होने के बाद उनकी किस्मत ने थोड़ा साथ दिया। उन्हें एक और कंटेनर मिला जिसके अंदर पानी की कुछ बोतलें, एक रेडियो और एक गन रखी थी। अब उनके पास बचने की एक धुंधली सी उम्मीद थी, पर वक्त उनके पास बहुत कम था। वो खतरा अभी भी उनके आसपास ही कहीं रेंग रहा था। जूलिया ने फौरन रेडियो उठाया और कैप्टन नाव से कांटेक्ट किया। उसने बताया कि उनका मैप कहीं खो चुका है और वे रास्ता भटक गए हैं। कैप्टन ने बताया कि जिन जीवों ने उन पर हमला किया वे दरअसल आर्ट्रोपोड्स हैं, समुद्री जीव जो बाहर की ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही म्यूटेट होकर बेहद खतरनाक और शिकारी बन चुके हैं। कैप्टन ने एक और डरावनी खबर दी। उसके पास मौजूद मशीनों के हिसाब से समंदर उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से वापस लौट रहा था। अब उनके पास बचने के लिए कुछ ही घंटे बचे थे। जूलिया को रास्ता दिखाने के लिए कैप्टन ने आसमान में एक फ्लेयर शूट किया, जिसकी रोशनी ने उन्हें आगे बढ़ने की दिशा दिखाई। दूर आसमान में चमकता हुआ वो फ्लेयर अब उनकी आखिरी उम्मीद बन चुका था। पूरी फैमिली बिना वक्त गंवाए उसी दिशा में बढ़ने लगी। लंबा रास्ता पैदल तय करने के बाद आखिरकार उन्हें दूर रेत में फंसी वो सबमरीन दिखाई दे गई। लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। चारों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें थीं और जैसे ही वे उन चट्टानों के बीच से गुजरे, अचानक पूरी जमीन कांपने लगी। पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे और देखते ही देखते एक भयानक रॉक स्लाइड शुरू हो गया। जूलिया ने फुर्ती दिखाई और बच्चों को धक्का देकर साइड किया, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा पत्थर उनके बीच में आ गिरा। पत्थरों की एक दीवार बन गई जिसने जूलिया को बच्चों से अलग कर दिया। जूलिया ने वहीं से चिल्लाकर कहा कि तुम लोग मेरे बिना ही आगे बढ़ो। कैसी ने रोते हुए मना कर दिया। दोनों के बीच बहस होने लगी, पर वक्त हाथ से रेत की तरफ फिसल रहा था। आखिरकार जूलिया ने उन्हें कसम दी और आगे बढ़ने को कहा। कैसी भारी मन से बेन का हाथ पकड़कर सबमरीन की तरफ भागने लगी। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कैप्टन नाव बाहर जमीन पर पड़ा था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसने मरती हुई आवाज में कहा कि अब उसका बचना मुमकिन नहीं है। उसने बच्चों को बताया कि सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों की जगह है और वे फौरन अंदर चले जाएं। कैसी को अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। उसे अपनी माँ की याद सताने लगी। वो उन्हें अकेला छोड़कर सुरक्षित नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो उल्टे पैर फिर से जूलिया की तरफ दौड़ पड़ी। इधर जूलिया ने देखा कि केकड़ों का वो विशाल झुंड अब उसकी तरफ ही आ रहा था। उसने अपनी गन उठाई और उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कई केकड़े वहीं ढेर हो गए, पर उनकी गिनती खत्म ही नहीं हो रही थी। ठीक उसी वक्त चट्टान के ऊपर से कैसी ने अपना हाथ बढ़ाया। जूलिया ने अपने जख्मी पैर के साथ पूरी ताकत लगाई और ऊपर की तरफ चढ़ने लगी। कैसी ने खींचकर अपनी माँ को ऊपर लिया और अब तीनों पागलों की तरह सबमरीन की ओर भागे। बेन ऊपर खड़ा होकर लगातार फायरिंग कर रहा था ताकि वो जीव पास न आ सके। जैसे ही पूरी फैमिली सबमरीन के अंदर पहुंची, जूलिया ने अपनी आखिरी गोली तक उन पर चला दी। मैगजीन खाली होते ही उसने गन फेंक दी और सबमरीन का हैच बंद कर दिया। बाहर से उन जीवों के सबमरीन को कुरेदने की डरावनी आवाजें आने लगीं और तभी पूरी धरती एक बार फिर से कांप उठी। समंदर वापस लौट रहा था।
दूर से सैकड़ों मीटर ऊंची एक विशाल लहर मौत बनकर उनकी तरफ बढ़ रही थी। तीनों ने फौरन अपनी सीट बेल्ट बांधी और एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो लहर पूरी ताकत के साथ सबमरीन से टकराई। सब कुछ बुरी तरह हिल गया। कान फाड़ देने वाला शोर गूंजा और पूरी फैमिली एक साथ बेहोश हो गई। काफी देर बाद जूलिया की आंखें खुलीं। उसने देखा कि कैसी और बेन को भी होश आ गया था। वे सब जिंदा थे। जब उन्होंने सबमरीन का दरवाजा खोला और बाहर निकले तो सामने का मंजर देखकर सन्न रह गए। लहरें सबमरीन को बहाकर एक तबाह हो चुके शहर के बीचों बीच ले आई थीं। चारों तरफ टूटी हुई इमारतें और खामोश सड़कें थीं जहां इंसानों का कोई नामो निशान नहीं बचा था। लेकिन वे तीनों साथ थे और जब तक सांसें चल रही थीं तब तक जिंदा रहने की उम्मीद भी बाकी थी। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं अगली कहानी में।